स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी, क्यों होती है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, तो उसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से किस तरह से बेटर है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है, हमें क्यों डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़नी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है मैरी और उसके जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं और उनके उनके मैम के बीच में। तो मैरी एक क्वेश्चन अराइज करती है कि मैम, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने पहले डिस्कशन किया डेमोक्रेसी के बाद उसके बाद हम उसके डेफिनेशन के बारे में जान रहे हैं, ऐसा क्यों। तो उसकी मैम ने कहा कि देखो, जब हम स्टार्टिंग में पेन पेन पकड़ते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन को नहीं जानते, पहले हम उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि पेन क्या होता है। तो वहीं पे उस मैम ने कहा कि इसीलिए पहले हमने डिस्कशन किया था ना, हम उसके बारे में जान रहे कि ये क्या है। फिर मैरी दोबारा से पूछती है कि मैम, लेकिन हमें डेफिनेशन की ज़रूरत है क्यों। तो फिर उसकी मैम ने कहा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि रेनिंग होती है, बारिश होती है, तो बारिश को, और जो सिर्फ बूंदे, कभी कभी हम देखते हैं कि सिर्फ बहुत तेज़ बारिश होती है, कभी कम होती है, कभी सिर्फ क्लाउड आते हैं फिर चले जाते हैं, कोई बारिश नहीं होती। तो हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि रेन क्या है और डिजलिंग क्या है। तो वैसे ही हमें डेमोक्रेसी के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है जो कहती है कि हम डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक नहीं होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो उसके लिए हमें उसके डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है। तो वहाँ दूसरा स्टूडेंट विभाग कहता है कि मैम, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो हम, जो हमें अब्राहम लिंकन ने बताई है, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सबसे जो है यही हमारा कोट है और यही इसकी डेफिनेशन हमें पता है इसके बारे में। तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत क्या है। तो मैम ने कहा कि इसे हम चेंज नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, लेकिन इसको जो है हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। मतलब उसकी मैम ने कहा कि हम जो है अ, इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते जब तक इसको हर कोई एक्सेप्ट ना कर ले। फिर एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। वो बोलता है कि ग्रीक में डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोस मतलब पीपल और क्रिटिका मीन्स रूल। तो मतलब साफ है कि जो पीपल के द्वारा रूल किया जाए उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोगों के द्वारा जो रूल किया जाए उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो फिर से मैम ने कहा कि बेटा, ये तो ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पहले हम कंप्यूटर से जो है कैलकुलेटिंग करते थे, बट आज के टाइम पे हम कैलकुलेटर्स और मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइम टू टाइम हमें सब कुछ चेंज करना पड़ता है, तो डेफिनेशन भी उसकी चेंज हो जाती है। तो फिर मैरी ने कहा कि मैम, आप मतलब बेसिकली हमें ये बताना चाहते हो कि कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि हमें ये पूरा डेफिनेशन समझना ही पड़ेगा। तो उसकी मैम ने कहा, येस, यू गॉट मी राइट। तो हम भी जानते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या है। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, अगर हम उसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो उसका मतलब होता है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट में अगर डेमोक्रेसी के बारे में कोई जानना चाहे तो ये है कि मतलब जो गवर्नमेंट पीपल्स के द्वारा चलाई जाती है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं म्यांमार में, जहाँ पे लोगों द्वारा इलेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको डेमोक्रेटिक कहा जाता है। इसी चीन में भी जो है, वहाँ पे भी लोगों के द्वारा जो है इलेक्शन नहीं करवाया जाता, मोनार्की सिस्टम है वहाँ पे। सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो वहाँ पे भी जो है ऐसा ही कुछ है। तो ये सब क्या है। तो अब हम सिंपल डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं कि आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है, बट ये सिंपल डेफिनेशन इनफ नहीं है कि हम जो है ये कह सकें कि सिर्फ इतना ही होता है डेमोक्रेसी। नहीं, इसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन है। इसके एक्सपेंशन को हम इसके फीचर्स के थ्रू समझेंगे। यस, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, ये तो हमने जाना। तो इसमें रूलर कौन है, उसकी क्या डेफिनेशन है। देन उसके बाद इलेक्शंस जो है वो किस तरीके से होने चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक माने जाएंगे। फिर उसके बाद पीपल,
पीपल कौन से होने चाहिए, कौन से पीपल हैं जो इलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मतलब ये चारों चीज़ें जो इस डेफिनेशन में हम देख रहे हैं, ये सब कैसे होने चाहिए, डेमोक्रेसी में इनका क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया गया है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है। पाकिस्तान में जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब थे, ये अक्टूबर 1999 की बात हो रही है, मिलिट्री कॉप में जब वो थे, तो उन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसको जो है उन्होंने वहाँ से हटा दिया और ख़ुद जो है वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। देन उसके बाद उन्होंने 2002 में जो है एक रेफरेंडम पास किया और ख़ुद को जो है प्रेसिडेंट बना दिया। वहाँ की जो मीडिया थी, मीडिया ने कहा कि ये सब जो है ये मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है परवेज़ मुशर्रफ ने चेंज किया, अपने लीगल फ्रेमवर्क्स ऑर्डर को जारी किया और वहाँ पे जो भी काउंसिल होती थी उस सब पे जो है अपना रूल उसने इस्टेब्लिश कर लिया। बल्कि पाकिस्तान में जो है इलेक्शंस हो रहे थे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो चुने भी जा रहे थे, लेकिन उनके पास फाइनल पावर नहीं थी। फाइनल पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी और जनरल मुशर्रफ के पास थी। तो यहाँ पे वोटिंग हो रही है, लोग वोट भी दे रहे हैं, लेकिन पावर्स किसके हाथ में है, मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ के अंदर जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक थी, ये तो साबित ही नहीं होता, क्योंकि लोग भले ही वोट दे रहे हैं लेकिन फिर भी रूल जो है कौन कर रहा है, एक पर्सन, और उसकी पावर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स उसे पावर दे रहे हैं क्योंकि उस कंट्री में जो है पावरफुल लोग वही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तानी उस वक्त एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। सो दूसरी इसकी एक नई फीचर निकल के आती है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब पावर उसी के पास होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, या लोगों ने जिसको वोट दिया है, पावर भी उसी के हाथों होनी चाहिए। अब नया टॉपिक आता है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे चाइना की बात हो रही है, चाइना में जो है इलेक्शन हमेशा होते हैं हर 5 साल में, और वहाँ पे जो है कंट्री की पार्लियामेंट है जिसका नाम है कॉन्गो रैनम डेल्बिंगो डहल। तो उसको जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहा जाता है। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो पावर है वो ये है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं, और 3000 मेंबर ऐसे हैं चाइना में जो कि कुछ उनमें से आर्मी इलेक्ट करती है और कुछ को जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब वहाँ की जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो अपॉइंट करती है। जितनी भी स्मॉलेस्ट पार्टीज़ हैं उसके साथ मिली हुई हैं, और जो भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे 2002 2003 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें जो भी गवर्नमेंट बनी उसमें किसकी सहमति थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। तो इंडिपेंडेंस से लेकर 2003 की अगर देखें हम बात करें, 2002 तक की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि चाइना में वोटिंग तो हो रही है, लेकिन जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं उसमें जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो किसका मेंबर है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। ऐसे ही यहाँ एक और एग्जांपल दिया गया है मैक्सिको का। मैक्सिको में भी हर 6 सालों में जो है इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, जिसमें जो है कंट्री जो है मिलिट्री और डिक्टेटरशिप कभी नहीं रही है, लेकिन इसमें ये भी बोला गया है कि जब से इंडिपेंडेंट हुई तब से जो है वहाँ पे एक ही पार्टी जीतती है जिसका नाम है PRI, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं वो कॉन्टेस्ट जीतती ही नहीं है, कभी इलेक्शन में खड़ी ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो कभी जीत ही नहीं सकते PRI से। तो PRI जो है डर्टी ट्रिक्स से, अपने मतलब मैल प्रैक्टिसेस से, गलत तरीके से जो है इलेक्शंस जीतती है, और जो है अपने गवर्नमेंट रूल्स निकालती है, और जो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उन्हें फोर्स किया जाता है कि PRI को ही वोट दिया जाए, और जो मीडिया उन्हें इग्नोर करती है उनको वो बंद करवा देती है। साथ ही साथ जो लास्ट मिनट में, मतलब जब वोटिंग हो रही, काउंटिंग हो रही है वोटिंग्स की, उस वक्त जो है वो लास्ट मिनट में जो है पोलिंग बूथ्स को जो है शिफ्ट करवा देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे जो है लोगों को वोट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत पैसा लगाते हैं वो लोग, बहुत सारे मिसयूज़ करते हैं पैसों का जीतने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि चाइना में, मैक्सिको में वोटिंग हो रही है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है पावर्स जिसके पास है जीत वही रहा है। जैसे हमने चाइना में भी देखा, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जिसे कहेगी वही खड़ा होगा इलेक्शन में। फिर हमने यहाँ मैक्सिको में देखा कि यहाँ पे एक ही पार्टी जीतती है, क्योंकि वो फोर्सफुली जो है लोगों से कहती है, गलत तरीके से ट्रिकी माइंड से जो है वो अपना वोट्स गेन करती हैं और वहाँ जीतती हैं। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन जो है वो गलत तरीके से हो रहे हैं। तो यहीं से हमारा डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर अराइज होता है, जिसका कहना है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब जो भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और जो भी अभी पावर में है वो ज़रूरी नहीं है कि वही नेक्स्ट 5 ईयर के बाद वही जीतें, या दूसरे जो भी अपोजिशन में वो भी, उनके पास भी जो है इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो भी उसको जीत सकते हैं। मतलब हारने और जीतने का चांस दोनों का रहता है, तो उसे हम डेमोक्रेसी मानेंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि हर पर्सन, जो भी एक पर्सन है उसको जो है एक वोट का और उसकी वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो भी 18 अबव हैं उन्हें वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। इसके लिए जो है पहले बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, बहुत सारे लोगों ने जो है आवाज़ उठाई, तब जाके ये रूल बना यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज का। लेकिन 2015 तक जो है सऊदी अरेबिया में वुमेन के पास राइट नहीं था वोट देने का। और एक कंट्री में हम देखें, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजन रूल इन विच अ पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। मतलब एस्टोनिया में जो भी रशियन थे, जो भी रशियन लोग थे, उनको जो है वोटिंग करने नहीं दिया जाता था। ऐसे ही केस फिजी में भी था, जहाँ पे फिजी को जो है इंडियन फिजी जो लोग थे उन्हें जो है वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, या फिर उनकी वैल्यू जो थी वोट की वो कम होती थी। तो हमें ये पता चला कि डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड होनी चाहिए। मतलब कि डेमोक्रेसी में हर जो भी 18 अबव है सिटीज़न, उसके पास वोटिंग राइट होनी चाहिए और उसकी वोट की जो है एक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने वोट दिया लेकिन हमारी वैल्यू, हमारी वोट की वैल्यू जो है दूसरे पर्सन के वैल्यू से कम हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स की। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिम्बाब्वे का, जिसने इंडिपेंडेंस जो है कब हासिल की, वाइट माइनॉरिटी रूल से 1918। उसके बाद से वहाँ पे एक ही पार्टी रूल कर रही है, जो है ज़ैनु-पीएफ। वो पार्टी जो है उसने फ्रीडम स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत की इंडिपेंडेंट दिलवाने के लिए जिम्बाब्वे को। उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने जो है कंट्री पे रूल किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन उसके बाद जब भी इलेक्शंस होते थे तब ज़ैनु-पीएफ ही जीतती थी। तो ज़ैनु-पीएफ जो ये पार्टी थी, इसके जो लीडर थे प्रेसिडेंट मुगाबे, वो बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन वो बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करते थे जीतने के लिए इलेक्शंस में। तो गवर्नमेंट जो है वो चेंज ना हो, उसके लिए उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चेंजेस करवाए ताकि उनकी पावर जो है वो बढ़ती रहे और उनसे कोई भी सवाल ना पूछ पाए। चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी उनसे कोई सवाल ना पूछ पाए, ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करवाया अपने लिए। तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे लोगों को आवाज़ उठाने का अधिकार ना मिले तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, वहाँ पर लोगों को राइट्स मिलने चाहिए। क्या राइट्स मिलने चाहिए? बेसिक राइट्स। बेसिक राइट्स क्या होते हैं? फ्री टू थिंक, हैव ओपिनियन, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक। मतलब जो भी वो लोगों को लग रहा है वो पब्लिकली अपने आप को ओपनली अपनी थॉट्स वो बता पाएँ, अपनी गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ वो बता पाएँ कि उन्हें क्या दिक्कत है। और हर कोई जो है इक्वल होना चाहिए इन द आई ऑफ लॉ। तो ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री में, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर ये सारे राइट्स लोगों को मिलने चाहिए। और जो भी इलेक्शंस के बाद जीत के आते हैं उनके पास ऐसा नहीं है कि वो जो भी चाहे वही करें। नहीं, वो जो भी काम करेंगे वो लोगों को देखते हुए कि लोगों को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसे देखते हुए वो काम करें, तो वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा। तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। मतलब
गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, वो उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। साथ ही साथ सिटीजन राइट्स भी होने चाहिए, मतलब लोगों को भी राइट्स मिलने चाहिए कि वो सवाल पूछ सके अपनी गवर्नमेंट से कि उन्होंने क्या काम किया और कौन सा काम नहीं किया और जो उन्हें करना चाहिए था। तो एक बार हम समरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हमने बेसिक जो डेफिनेशन पढ़ी थी, सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी, वो ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स आए थे। जैसा पहले था कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, मतलब लोगों के द्वारा चुने जाने चाहिए और लोगों के लिए डिसीजंस लेने चाहिए। देन इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर, मतलब लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो आज रूल कर रहे हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनके पास चांस होना चाहिए कि वो उसको हटा सकें। देन दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल। ऐसे नहीं है कि कुछ लोगों को तो आपने वोटिंग राइट्स दिए और कुछ को नहीं दिए, तो सबको इक्वल बेसिस पे जो है हमें राइट्स देने हैं। देन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, मतलब जो भी बेसिक राइट्स हैं, सिटीजन राइट्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे गए हैं, उसके मद्देनज़र ही गवर्नमेंट चलेगी और सिटीजन्स को राइट भी मिलेगा पूछने का गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है और क्या नहीं। अब आते हैं हम, अभी तक हमने जाना कि डेमोक्रेसी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी फीचर्स क्या है। अब हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे अलग है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से और ये क्यों ज़रूरी भी है। तो डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर एक डिबेट जो है, फिर से एक डिबेट बताया गया है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री ज़्यादा अच्छी होती, नॉन डेमोक्रेटिक नहीं होती। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पे जो है पॉवर्टी कम होती है और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हम भी जानते हैं कि आखिर इसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो हम जानते हैं डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले उसके डीमेरिट्स के बारे में जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। देखो, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, हर 5 साल बाद जो है चेंज हो जाती है गवर्नमेंट। अगर वो अच्छा वर्क नहीं करे तो उन्हें निकाल दिया। तो एक स्टेबिलिटी, जो हम कहें कि हाँ 5 साल बाद भी ये गवर्नमेंट रहेगी तो स्टेबिलिटी रहेगी, वो चीज़ डेमोक्रेसी में नहीं होती है, जिसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट चेंज होकर आती है फिर वो सारी चीज़ें जो है सब कुछ चेंज करने लगती है। तो ये जो है बहुत बड़ा जो है ये फैक्टर है डेमोक्रेसी का। देन सेकंड हम देखें तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मतलब जो भी हम देखें तो यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन ही तो हो रहा है, हम पावर प्ले ही तो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, नहीं ये नहीं तो दूसरी ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पावर प्ले है। जिसके पास पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा है और वो जीत रहा है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। देन थर्ड है सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, मतलब बहुत लोगों से पूछना पड़ता है और जिसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सब से मीटिंग करवाई जाती है, फिर जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। कुछ डिसीजन पेंडिंग रह जाते हैं क्योंकि कुछ आर्ग्यू करते हैं, कुछ उसके फेवर में होते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। देन इसके बाद हम देखें तो इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। मतलब जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं, जिनको भी हमने इलेक्ट किया है, उन्हें पता ही नहीं होता कि लोगों का इंटरेस्ट किस में क्या लोग चाहते हैं, ये वो जानना ही नहीं चाहते। वो बस एक बार जीत गए, बस उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, बैड डिसीजन बन जाता है। देन डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टरल कॉम्पिटिशन। कभी कभी जो है इलेक्शन में भी हम देखते हैं कि करप्शन होता है और जो लीडर्स को हम अपॉइंट करते हैं वो भी करप्ट हो जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में। देन ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो वॉट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। मतलब उन्हें पता नहीं होता कि कौन से हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें, कौन से नहीं करें, कौन सा बेटर होगा। क्या पता जीतने के बाद वो भी वैसा ही बन जाए, बुरा बन जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आती हैं। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है उसके फेवर में क्या क्या चीज़ें। अब देखो, चाइना में जो है 1958 और से लेकर 1961 तक जो है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट रिकॉर्ड था उनका फेमाइन का वर्ल्ड हिस्ट्री में। अराउंड 3 करोड़ पीपल जो है वो फेमाइन की वजह से, भुखमरी की वजह से, सूखे की वजह से मर गए थे। और उस वक्त जो है इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी चाइना से, लेकिन फिर भी वहाँ पे फेमाइन नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी वो दोनों ही कंट्रीज़ की डिफरेंट थी। मतलब चाइना में जो है कोई जवाब नहीं देना था किसी गवर्नमेंट को कि हम जो है फूड क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को जो है मरने क्यों दे रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ इंडिया में हो जाती तो लाखों सवाल पूछे जाते गवर्नमेंट से कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, आप लोगों ने क्यों लोगों की मदद नहीं की। तो
गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, वो इसीलिए भी बेटर होती है क्योंकि उसे अकाउंटेबल होती है, लोगों को जो है प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उनसे कई सवाल पूछे जाएंगे, उनकी गवर्नमेंट भी जा सकती है। तो सबसे मेन जो फेवर में अगर हम देखें, आर्ग्यूमेंट देखें, तो फॉर में इसलिए जाएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट जो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये अकाउंटेबल होती है, लोगों की जवाबदेही होती है उन पर। फिर एक हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था डेमोक्रेसी का कि काफ़ी टाइम लगता है डेमोक्रेसी में डिसीज़न लेने में, लेकिन जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो लोग बहुत सारे लोगों की सहमति से लिया जाता है, तो उससे क्या होता है, इससे जो है डेमोक्रेसी की क्वालिटी जो है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, वो इम्प्रूव होती है। मतलब जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो 100-200 लोगों से पूछ के लिया जाता है, तो वो क्वालिटी इन्हांस करती है किसी भी डिसीज़न की। और एक जो है अच्छी बात डेमोक्रेसी की ये है कि डेमोक्रेसी जो है मेथड प्रोवाइड करती है डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्शंस में। मतलब जैसे हमारी कंट्री जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर हम लैंग्वेज की बात करें, कल्चर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट है। तो इतनी सारी डिफरेंट ग्रुप्स की होने की वजह से, लैंग्वेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन भी हम देखते हैं कि रिलीजियस कन्फ्लिक्शन अराइज होते हैं। तो ये कन्फ्लिक्शन जो है अगर अराइज हो रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन भी डेमोक्रेसी में ही मिलेगा। अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहाँ पे जो भी मेजॉरिटी में होंगे, मान लो कि अगर कोई भी ऐसी सोसाइटी के लोग होंगे जो मेजॉरिटी में होंगे, अगर वो रूल कर रहे हैं तो वो सोचेंगे कि उन्हीं की जो सोसाइटी के लोग हैं वही आगे बढ़े, बाकी सोसाइटी के लोग पीछे रह जाए। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सभी लोगों को इक्वल माना जाता है, सभी के राइट्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हम डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो एक मेथड प्रोवाइड करता है, जो भी कन्फ्लिक्शन अराइज होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, उसको सॉर्ट आउट करने में वो हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसका कि डेमोक्रेसी जो है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेटर है, इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। मतलब गवर्नमेंट जो है, देखो कोई भी इंसान या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ठीक ही रहे, ठीक है, कि वो जो भी डिसीज़न ले रहा है, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो बिल्कुल ठीक ही होगी, ऐसा तो नहीं होता। तो डिसीज़न लेने से पहले वो कई बार पूछते हैं लोगों से, मीडिया से, और भी अपनी जितनी मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछते हैं, उसके बाद डिसीज़न लेते हैं। अगर फिर भी डिसीज़न सही नहीं लिया गया तो क्या होता है कि गवर्नमेंट, मान लो हमने बोला कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जब इलेक्शंस होते हैं हम उनको हरा सकते हैं। ये सारी चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकती। वहाँ पे ये नहीं हम कह सकते कि आपने अच्छे डिसीजंस नहीं दिए तो हम आपको जो है निकाल देंगे या गवर्नमेंट आपकी नहीं बनेगी। वहाँ पे तो उन्हीं का रूल है, डिक्टेटरशिप है, वहाँ तो वो जो डिसीजन देंगे वो हमें सर झुका के मानना ही पड़ेगा, और अगर हम नहीं मानेंगे तो वो हमारे ही खिलाफ एक्शंस लेंगे। लेकिन ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से। उसके हमने कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी जाने। देन हमने ये भी जाना कि वो क्यों ज़रूरी है। अब हमने ये चीज़ नोटिस की है हमने डेमोक्रेसी में कि ये चीज़ कहा गया कि लोगों की गवर्नमेंट है, लोग जो डिसीजन लेंगे वही गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, जो लोग कहेंगे वही होगा। लेकिन जैसे हमारी कंट्री है, इतने करोड़ लोग हैं यहाँ पर लोगों से पूछकर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसे तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो फिजिकली अगर आ गए कि हम डिसीजन लेंगे, हमारी बात मानो, तो ये सारी चीज़ें होना तो बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी जो अलाउ करती है, जैसे हमने जिस अपने इलाके के, अपनी सोसाइटी के जिस मेंबर को इलेक्ट किया, जिस मेंबर को हमने जो है वोट देकर जिताया, वो हमारे बिहाफ पे जाकर जो है गवर्नमेंट को हमारी प्रॉब्लम्स बताता है, और फिर वो गवर्नमेंट जो है उसको सारी जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है ताकि वो हमें जो है वो बेनिफिट्स दे पाए। मान लो कि अगर किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, किसी सिटी की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे टाउन्स की बात करें तो वहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से बोलेंगे ये बात। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट से बात करेगा, फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो फंड प्रोवाइड करेगी, किसको, उस रिप्रेजेंटेटिव को, उसके पार्टी को। देन वो पार्टी जो है हमारे एरिया में जो है क्या करेगा, स्कूल और कॉलेजेस बनवाए। तो हम डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम किसी के सपोर्ट के थ्रू जो है गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। तो यही है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो इन्वॉल्व सच लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ फिजिकली बैठकर अगर डिसीजन लेने लगे तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल होगा। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन द ऑल डिसीजन। यहाँ तक कि लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हर समय बैठकर ये डिसीजन लें कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या नहीं होना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए ही जो है मेजॉरिटी को अलाउड किया गया, कि मेजॉरिटी जो है वो
जो भी डिसीज़न लेगी, मेजॉरिटी मतलब हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो डिसीज़न देगा वही हमारे एरिया के लिए जो है डिसाइड किया जाएगा। बट हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक कंट्री ही सबसे बेटर है, क्योंकि बेटर डेमोक्रेटिक कंट्री तभी होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी बेटर होगी जब हम ये कह सकें कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। मतलब कोई भी इंसान भूखा ना सोए, मतलब सबके पास बेसिक नीड्स, बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो कंट्री डेमोक्रेटिक कराएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट लोगों के लिए बनाई गई हो, लोगों की सेवा के लिए बनाई गई हो, लोगों की ज़रूरतों के लिए बनाई गई हो, अगर उनकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो फिर वो डेमोक्रेटिक कैसे कहलाएगी। आज हम अपनी कंट्री में ही देखें तो बहुत सारे जो नेता होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं, वो करप्ट होते हैं, वो पैसा लेकर काम करते हैं। जितने गवर्नमेंट ऑफिस में हम जाएँ वहाँ पे भी ऐसा होता है कि करप्शन है, हर जगह करप्शन है। लोग अपने फ़ायदे के लिए तो काम करते हैं, लेकिन लोगों के फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं वो लोगों के हित में ही लिए जा रहे हैं, या लिए भी जा रहे हैं तो उसको आगे इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है फुली जो है वो हम उसको गुड नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब किसी भी कंट्री के पास जो है अभी परफेक्ट डेमोक्रेसी आई ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो है, क्योंकि हर कंट्री में देखो आप, कहीं पे फूड की प्रॉब्लम है, कहीं रिसोर्स की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर जगह है। तो सिर्फ जो गवर्नमेंट बनी है, चाहे रूलर्स जिसको हमने बनाए, बस वही जो डिसीजन ले उसी पे हम डिपेंड हो जाए, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो हमें एज अ सिटीज़न भी कुछ वर्क करना चाहिए। जैसे अगर मैं देखूँ तो आज हम कह सकते हैं कि हमें जो है स्वच्छ भारत अभियान चलाना है, लेकिन अगर हम ही जो है डस्ट फैलाएंगे, रोड्स में जो है गंदगी फैलाएंगे, तो वो काहे का स्वच्छ भारत अभियान हुआ। स्वच्छ भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने का काम तो हमारा भी है, सिर्फ गवर्नमेंट जो है साफ़ सफाई करवा दे, दैट्स नॉट इनफ। हमें भी आगे आकर जो है बढ़कर जो है उस काम को करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी कंट्री जो है नीट एंड क्लीन है। तो ये सिर्फ किसी रूलर्स के कहने से या रूलर्स के डिसीजन लेने से नहीं होगा। जब तक हम इस चीज़ में इन्वॉल्व खुद से नहीं होंगे तब तक कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट, रूलर हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सिटीज़न हो, सबका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है और यहाँ पे हमारा ये वीडियो भी ओवर होता है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट हो या फिर कोई वीडियो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम ये ओवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।